जिसमें सबसे पॉपुलर सीबीटी है, आरईबीटी है, और इंटीग्रेशनल मॉडल्स जो हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइकोथेरेपीज के जो मॉडल्स हैं वो भी हम कुछ डिस्कस कर सकेंगे अगर टाइम बचेगा तो एवरीवन रेडी विद दैट? थोड़ा सा हम आज फैमिली थेरेपी पे भी डिस्कस करेंगे, रॉजर्स की थ्योरी आप पहले पढ़ चुके हैं, उस पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? So let's get started. If everyone is with me, just give me a thumbs up and let's start from where we left yesterday. All right, let's get started. So let me start sharing the screen with you for now. And हम लोग कॉग्निटिव, हम कल शेड्यूल्स ऑफ शेड्यूल्स की बात कर रहे थे बिहेवियर मॉडिफिकेशन में. गिव मी अ मिनट, स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई स्टॉप. Okay, so we were talking about reinforcement. कल हमने reinforcement की बात की थी, हमने punishment की बात की थी, positive reinforcement, negative reinforcement, हमने positive punishment और negative punishment की बात की थी. ये थोड़ा सा confusing topic होता है, लेकिन कल के discussion के बाद I hope कि वो समझ में आ गया होगा. और आज हम जो बात कर रहे हैं वो है schedules of reinforcement. Okay, there is something. Okay, what is the Shilpi is asking what is the difference between behavior shaping and behavior modification? Okay, very good question. In fact, shaping जो है वो one of the methods है. Shaping में जैसे अगर शिल्पी आपको याद होगा, कल हम लोग बात कर रहे थे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की. आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको शेपिंग में दिखेगा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम शिफ्ट कर रहे हैं और एक बिहेवियर को शेप कर रहे हैं इन अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज. जबकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक बड़ा टर्म है जिसमें जितनी भी हमने कल डिस्कशन किए, जिसमें अवर्सिव थेरेपी भी है, फ्लडिंग, एक्सपोजर, गोल सेटिंग, ट्रेनिंग, सोशल ट्रेनिंग, वो सब कुछ बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आता है. सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का एक वन ऑफ द टेक्निक्स इज शेपिंग. इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स है. तो शेपिंग इज वन टेक्निक. बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग we do to change the behavior of people, or when people themselves want to change their own behavior, so they can also use behavior modification self के लिए या दूसरों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. तो थेरेपी में हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक इंटरवेंशन है, यानी कि देयर इज समबडी हु इज देयर टू चेंज देयर. Okay. Can I say something, madam? Yeah, please. Uh, Go ahead. is it that in case of shaping we are shifting the behavior from one task to other task? Behavior is available already, and in case of developing, we are developing new thoughts or new behavior by some activities. So is it right or not? देखिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो भी हमने टेक्निक्स की ना वो सब कुछ बिहेवियर मॉडिफिकेशन है. एवर्सिव थेरेपी है, जैसे कल हमने कहा था एवर्सिव थेरेपी, यानी कि वो बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया था कि उसके हाथ में मिर्च लगा दी तो छूट जाएगा. वो बिहेवियर शेपिंग नहीं है, वो मॉडिफिकेशन का That is एक तरीका है. modification. Yes. फ्लडिंग है ना? Yes. फ्लडिंग Yes. है या एक्सपोजर है, ये भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन है. तो Yes. बिहेवियर टोकन इकोनॉमी है, वो भी मॉडिफिकेशन है. तो मॉडिफिकेशन तो बहुत तरीके से हो रहा है, लेकिन शेपिंग उनमें से एक तरीका है जिसमें हम सक्सेसिवली जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि पहले वो एक स्टेप करे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम उसको क्लोजर टू द डिजायर्ड बिहेवियर ले जा रहे हैं, जिसमें उसकी ट्रेनिंग होती जा रही है और वो सीखता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप. तो शेपिंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लोली चेंजेस. जबकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन कई बार फास्ट भी हो सकता है. बिहेवियर मॉडिफिकेशन आउटराइट एकदम से भी हो सकता है या स्लो भी हो सकता है.
बट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जब हम यूज करते हैं तो उसको हम शेपिंग कहते हैं। उसमें चेनिंग भी कर सकते हैं या शेपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद वेयर वी स्टॉप्ड। कल हमने कहा था कि शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट होते हैं, यानी कि हम जो रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं वो किस प्रकार से देंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी में देंगे, कितनी मात्रा में देंगे, उसके आधार पर बिहेवियर में, व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। तो जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें व्यवहार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। व्यवहार में परिवर्तन शेपिंग के जरिए, बहुत सारी जरिए से हो सकता है। तो इन सब चीजों में हम रीइंफोर्समेंट भी देते हैं कई बार। रीइंफोर्समेंट कल हमने डिस्कस किया था। तो जब भी कोई बिहेवियर हो रहा है उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके बाद उसको कुछ अच्छा मिलेगा या उसको कोई नुकसान होगा या उसको कोई लाभ होगा या उसको कोई खुशी मिलेगी या परेशानी मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा या कोई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, इन सब के आधार पर किसी भी व्यक्ति का आने वाला व्यवहार जो है वो बदलता रहता है। तो पॉइंट हियर ये है कि कितनी मात्रा में कब कब दिया। अगर हम कंसिस्टेंटली रोज ही, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा है, उसके फादर से उसका एक डिस्टेंस का रिलेशनशिप है, बहुत रेगुलरली वो लोग नहीं मिलते क्योंकि फादर दूर रहते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं हमेशा वो तारीफ करते हैं, यानी कि वो समय समय पर आते हैं और हमेशा बच्चे की तारीफ करते हैं और बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत खुशी होती है कि उसके फादर उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो तारीफ जो है वो उसके लिए एक रीइंफोर्सर का काम करती है और वो बहुत खुश होकर कोई भी काम फादर के लिए या फैमिली के लिए करने के लिए राजी रहता है। अब अगर ये जो पारितोषिक है, ये जो रिवॉर्ड है तारीफ का, इसको अगर फादर कई तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं, फादर ये सोच सकते हैं कि नहीं मैं रोज तारीफ क्यों करूं, अगर रोज तारीफ करें तो हम उसको कहेंगे कंसिस्टेंट रीइंफोर्समेंट, यानी कि बिना कोई वैरायटी, बिना कोई चेंज के लगातार एक जैसा व्यवहार करते जाना, एक जैसा रिवॉर्ड देते जाना। तो क्या होगा ऐसे में कि उस रिवॉर्ड का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो अब फादर जो है वो कोशिश कर सकते हैं कि मैं कई तरीके से इसको जो तारीफ करता हूँ वो अलग अलग ढंग से दूं कि तो उस तारीफ का महत्व भी बना रहे। तो वो कोशिश करते हैं कि हम अब जब वो बच्चा जो है कोई अच्छा काम करेगा, अगर वो छोटा अच्छा काम करेगा तो मैं थोड़ी तारीफ करूंगा, बड़ा काम करेगा तो मैं ज्यादा तारीफ करूंगा, और जब वो बताएगा, जब वो काम करेगा तभी तारीफ करूंगा। तो इसको हम कहेंगे फिक्स्ड रेशियो में तारीफ मिल रही है, यानी कि रिवॉर्ड जो है वो कैसे मिल रहा है, फिक्स्ड रेशियो में मिल रहा है। अब अगर मान लीजिए कि बच्चा कहता है कि बच्चा 4-5 दिन तक कोई अच्छा काम करता है, तो फादर ये सोचता है कि रोज छोटी छोटी तारीफ करने के बजाय 5 दिन बाद मैं उसके सारे कामों को मिलाकर एक समीक्षा करूं और समीक्षा के आधार पर उसको एक बड़ा पारितोषिक दे दूं, यानी कि तारीफ के साथ उसको थोड़ा सा मनी भी दे दूं, पॉकेट मनी भी दे दूं। तो अब क्या हो गया, रेशियो जो है वो काम के आधार पर तो है, लेकिन अब उसका इंटरवल जो है वो भी चेंज हो रहा है। इंटरवल हर काम के बदले नहीं, बल्कि उसका रेशियो जो है वो शिफ्ट हो गया, रेशियो जो है वो बड़ा हो गया। अब ये भी हो सकता है कि अ, जब हम तारीफ, वो फादर तारीफ करें, वो कह रहे हैं कि अब मैं तब तारीफ करूंगा जब मेरा मन करेगा, जब मुझे लगेगा आज तारीफ करना चाहिए। तो कभी छोटे छोटे कामों के लिए तारीफ कर देंगे, कभी बड़े काम के लिए कर देंगे, कभी बिना किसी वजह से तारीफ कर देंगे। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर इंटरवल भी शिफ्ट हो रहा है और रेशियो भी शिफ्ट हो रहा है। तो इस उदाहरण से आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग कामों में उसको तारीफ मिल रही है, पारितोषिक मिल रहा है। एक और एग्जांपल से इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, इसको बहुत डिटेल में समझिएगा, इसका बहुत महत्व भी है। और आप मुझे इसका आंसर भी बताइएगा जब मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी। कि मान लीजिए एक मैनेजर है, एक एचआर मैनेजर है, वो अपने काम करने वाले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से, कुछ लोग मार्केटिंग का काम करते हैं।
अब वो अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को कहता है कि एवरी टाइम जितनी बार आप बाहर जाएंगे और वापस आएंगे, आपको रोज फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। रोज आपको जाना है, आना है और आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। आपको बाहर जाने के और आने के, जितने दिन आप आएंगे और जितने दिन जाएंगे उतने काम के पैसे मिलेंगे। ये फिक्स्ड रेशियो हुआ। यानी कि जितने बार आपने काम किया उतने का पैसा मिला। ये फिक्स्ड रेशियो हुआ। फिक्स्ड इंटरवल मतलब आप बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप कोई सा काम करेंगे या नहीं करेंगे, आपको हर महीने, महीने के महीने, यानी एक फिक्स्ड इंटरवल पे पैसा मिलेगा ही मिलेगा, सैलरी मिलेगी। तो ये क्या हो गया? फिक्स्ड इंटरवल। तो जो सैलरी है वो फिक्स्ड इंटरवल है, लेकिन जो इंसेंटिव जिसको हम कहते हैं कि जितना काम उतना पैसा, वो क्या है? फिक्स्ड रेशियो है। अब ऐसा सोचिए कि ये जो फिक्स्ड रेशियो है वो फिक्स्ड नहीं है। कभी इंटरवल भी फिक्स नहीं, कभी 2 महीने में पैसा मिलता है, कभी 3 महीने में मिलता है, कभी 15 दिन में ही पैसा मिल जाता। तो ये फिक्स्ड इंटरवल नहीं है, ये वेरिएबल इंटरवल है। तो वेरिएबल इंटरवल का अपना अलग महत्व है। कई बार अचानक से इंसान रोज मेहनत इसलिए करता है, पता नहीं कब पैसा मिल जाएगा, तो वो लगातार खुश भी रहता है कि शायद आज मिल जाए, कल मिल जाए, उसको लगातार पैसे की अपेक्षा होती है। जबकि जो फिक्स्ड इंटरवल है उसमें देखा गया है कि शुरू के महीने में लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, जब पैसा मिला होता है। महीने के बीच में जाके उनके अंदर एक थकान सी, ऊब सी पैदा होती है और फिर वो उतना मन लगा के काम नहीं करते। लेकिन जब महीने का आखिर आने लगता है और उन्हें लगता है कि अब पैसा मिलने वाला है, तब उनके अंदर फिर से काम को लेकर एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, क्योंकि मनी इज अ बिग मोटिवेटर। ज्यादातर लोग काम पैसे के लिए ही करते हैं। तो ऐसे में उनका जो इंटरेस्ट है वो डेविएट होता है, डिस्टर्ब होता है। जबकि अगर वेरिएबल इंटरवल है कि कभी भी पैसे मिल सकते हैं, कभी भी नहीं मिलेंगे, तो उसमें एक अपेक्षा बनी रहती है और उसके चलते एक लगातार कभी कभी ज्यादा वेरिएबिलिटी होने से इंसान जो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, लेकिन वो एक इंटरेस्ट भी बना रह सकता है। अब आता है वेरिएबल इंटरवल एंड वेरिएबल रेशियो ऑल्सो। वेरिएबल रेशियो कब होगा? आपको 4 दिन के बाद पैसा मिलेगा या 10 बार काम करने के बाद पैसा मिलेगा, आपको मालूम नहीं। तो इट इज लाइक गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में क्या होता है कि आपको मालूम नहीं कौन से इस बार काम करने से पैसा मिला, मालूम नहीं। बॉस जब खुश होता है तब पैसे देता है। अब बॉस 3 बार काम करने के बाद खुश होगा तो या 8 8 दिन बाद खुश होगा तो पैसा मिलेगा, मालूम नहीं है। जब खुश होगा तब पैसा मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब वेरिएबल रेशियो होता है, तो लोग जो है वो लगातार अपने बॉस को खुश करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो अब मेरा आपसे पूछना है कि इन चारों को अगर यूज करना हो, फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड सॉरी वेरिएबल इंटरवल एंड वेरिएबल रेशियो, इन चारों में से लीस्ट इफेक्टिव कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से, और मोस्ट इफेक्टिव कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है किसमें लोग सबसे ज्यादा मॉडिफाई होंगे, चेंज होंगे या मेहनत करेंगे? रेशो के साथ, रेशो। रेशियो के हिसाब से मतलब जितना काम करेंगे, हाँ फिक्स्ड हाँ, रेशियो या वेरिएबल रेशियो? वेरिएबल वेरिएबल रेशो। वेरिएबल रेशियो। कोई कारण है आपका ऐसा सोचने का? ये जैसे पर्सनल अपन बिजनेस भी करते हैं, तो जैसा हम जितनी मेहनत करते जाते हैं उतना पैसा मिलता जाता है, तो अपना इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है। इसी हम्म। वजह से अपने बिजनेस में लोग ज्यादा काम करते हैं बजाय किसी की दुकान पे काम करने के, क्योंकि उनको मालूम रहता जी। है फिक्स मिलना है। और फिक्स हाँ, रेशो में या फिक्स सैलरी मिलेगी तो उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो होता है वेरिएबल रेशियो। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं इसमें। वैसे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग यस। परिस्थितियों में अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं और उनकी अपनी इफेक्टिविटी होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकता है वो होता है फिक्स्ड सॉरी वेरिएबल रेशियो, जो कि गैम्बलिंग की तरह होता है या अपने बिजनेस की तरह होता है, जिसमें कि आपको पता नहीं, जितना मेहनत करेंगे पता नहीं कितना भी बना सकते हैं हम, कितना भी आगे जा सकते हैं। तो उसमें एक इंटरेस्ट बना रहता है। जब आप इंसेंटिव में होते हैं वो सेकंड लेवल पे होता है, यानी कि फिक्स्ड रेशियो जो होता है वो सेकंड लेवल पे होता है।
थर्ड लेवल पे होता है वेरिएबल इंटरवल, और फिक्स्ड इंटरवल जो है वो सबसे लीस्ट मोटिवेटिंग होता है, लेकिन उससे एक अफेक्टिव कनेक्शन जो है, या एक डीप कनेक्शन अपने काम के साथ, या उस बिहेवियर के साथ कनेक्शन ज्यादा गहरा डेवलप होता है। तो ये थे चारों तरीके। इसमें किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से डिटेल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? एवरीवन विद मी? नो मैम। प्लीज गिव मी अ थम्स अप। somebody is trying to मैम एक connect. बार फिक्स्ड रेशियो समझाएंगे हाँ आप प्लीज एक बार? हाँ, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो इज लाइक इंसेंटिव, जितना काम उतना पैसा, या जितना काम उतनी तारीफ। सो दैट्स लाइक फिक्स्ड रेशियो। अगर आप अगर 8 दिन तक काम करेंगे, तो हफ्ते के 8वें दिन या 8 दिन के बाद आपको एक इतने पैसे मिलेंगे। द अमाउंट ऑफ वर्क के आधार पर अमाउंट ऑफ इंसेंटिव या रिवॉर्ड मिलेगा। दैट इज फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, जैसे थैंक यू। बच्चों को कहते हैं कि अगर आपने 5 दिन तक लगातार होमवर्क किया तो आपको 1 स्टार मिलेगा, राइट? तो आपको या आपने या हम ये भी कह सकते हैं कि एक कम का 1 स्टार, वो भी फिक्स्ड रेशियो है। ठीक है ना? तो Okay. फिक्स्ड रेशियो इज व्हाटएवर वर्क इज बीइंग डन अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड इज गिवन। अमाउंट ऑफ वर्क के हिसाब से अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड। ओके, all Okay, right. ma'am. So you can give me a thumbs up if everyone cool with it. यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ भी दिए हुए हैं, आप आराम से इसको बाद में देख लीजिएगा। यस हाँ प्लीज। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। जी, मैम, बच्चों के हिसाब से विच रीइंफोर्समेंट वुड बी बेटर, लाइक फिक्स्ड रेशियो और देखिए जो फिक्स्ड रेशियो में क्या होता है कि बच्चे उसको अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, छोटे बच्चे तो, है ना? ओके तो जो फिक्स्ड रेशियो वाला है वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से काम करता है अगर छोटे बच्चे तो। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं, हाँ, जो बड़े बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनके लिए अगेन वो वेरिएबल रेशियो सबसे काम ज्यादा करता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि कब मिल जाएगा। अचानक से मुझे किसी दिन, जैसे हम कहते हैं ना, मदर्स कई बार अपने बच्चों को कहती हैं कि अगर मैं एक दिन, मुझे लगा कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया, तो तुम्हें एक दिन मैं अपनी मर्जी से गिफ्ट दे दूंगी। तो बच्चा लगातार मोटिवेटेड रहता है, पता नहीं किस दिन मम्मी खुश हो जाएंगी और मुझे गिफ्ट मिल जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज वेरी इफेक्टिव विद इवन चिल्ड्रन, वेरिएबल रेशियो। बट फिक्स्ड रेशियो इज also effective for smaller children and also with animals। एनिमल्स की ट्रेनिंग में भी फिक्स्ड रेशियो मिलता है। ओके ओके। All right, so let's talk about cognitive behavior therapy now. CBT आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, मॉड्यूल्स पलट के देखे होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश की होगी। नाउ एज हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि जो थेरेपीज होती हैं उनमें दो एंड्स थे हमने देखे। एक तरफ हमने देखा था कि फिक्स्ड, एक तरफ हमने देखा था कि साइको एनालिसिस की बात कर रहे थे हम, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे बिहेवियरल चेंजेस की। थेरेपीज में बिहेवियर चेंज की बात कर रहे थे। अब आपको याद होगा कि हमने डिस्कस ये भी किया था कि जब भी बिहेवियर हम चेंज करना चाहते हैं, तो अगर अंदर से पर्सन मोटिवेटेड नहीं है, या जैसा उसका थॉट प्रोसेस है वैसा ही उसका बिहेवियर में चेंज आएगा। और जो थॉट्स हैं उससे बिहेवियर चेंज होते हैं, और जो बिहेवियर होता है उससे थॉट्स चेंज होते हैं। सो वी वेरी वेल नो कि थॉट्स और बिहेवियर का आपस में रिलेशन है। और कल हमने जब रेडिकल बिहेवियरिज्म की बात की थी, तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि जो थॉट्स हैं वो भी बिहेवियर की कैटेगरी में रखते हैं रेडिकल बिहेवियरिस्ट, और इसीलिए उन्होंने कहा वी कैन चेंज अ लॉट ऑफ आवर बिहेवियर बाय चेंजिंग आवर थॉट्स। और इस पूरे कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के जो कोर में है, कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा सोचने का तरीका, या हमारा एटीट्यूड,
हमारे बिहेवियर को गवर्न करता है, हमारे कॉन्शियस बिहेवियर को, वॉलंटरी बिहेवियर को, और किसी हद तक इनवॉलंटरी बिहेवियर को भी हमारा एटीट्यूड या हमारा बिलीफ काम करता है। जैसे अगर आप देखें कि कुछ लोग को आपने देखा होगा कि वो नंगे पांव जो है वो आग के ऊपर चलकर करतब दिखाते हैं, तो वहां पर उनका कहना होता है कि वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको बिलीव होता है कि हमारे पैर नहीं जलेंगे। उसकी टेक्निक्स होती है, वो पहले पाँव को गीला करते हैं, ठंडा करते हैं, और फिर उसके बाद दौड़ते हैं, और थोड़े समय के लिए दौड़ते हैं। लेकिन उसके अलावा उनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम भी जरूरी होता है। अगर बिलीफ सिस्टम नहीं होगा तो वो वहां डगमगा जाएंगे और जल जाएंगे। तो दैट्स हाउ इनवॉलेंट्री बिहेवियर या फियर को या और दूसरे पैथोलॉजिकल सिस्टम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय चेंजिंग अवर बिलीफ सिस्टम। दिस इज द वेरी कोर एसेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। Now, how does our thinking affect our behavior? इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, और हमारी थिंकिंग होती कैसी है और वो क्यों अफेक्ट करती है हमारे बिहेवियर को, इस पे डिस्कस करेंगे। तो लेट अस थिंक अबाउट थिंकिंग क्या है और थिंकिंग में क्या क्या आता है। तो अगर हम देखें तो थिंकिंग तीन तरह की होती है। जो भी कुछ स्टिमुलस हमारे एनवायरनमेंट में हो से हमें मिलता है। अच्छा, स्क्रीन गायब हो गई है लगता है, so let me show the screen. ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लुएंसेस की। आई एम ट्राइंग टू फिक्स द स्क्रीन, तब तक मैं बात कर सकती हूँ उसके बारे में। तो इन्फ्लुएंसेस जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी घटनाक्रम होता है या जो भी परिस्थितियां होती हैं, उनको देखकर हमारा मन अपने आप कुछ धारणाएं, कुछ मन में उसकी इन्फ्लुएंसेस निकाल लेता है, निष्कर्ष निकाल लेता है। तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसेस। दूसरी चीज होती है इवैल्यूएशंस, यानी कि हमारा मन हर चीज को I don't know, something wrong. Can you see the screen right now? Give me a thumbs up if you can see the screen. No. No. Okay. All right. Everything एक लैग होता है, टाइम लैग होता है, मुझे ये समझ में आई। जो भी प्रोसेस हम करते हैं यहाँ पे, उसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ी देर बाद फिक्स होता है वो। ऑलराइट, सो इन्फ्लुएंसेस, इवैल्यूएशंस होते हैं जो हमने अपने आसपास के माहौल को देखकर जो निष्कर्ष निकाले, वो हमारा ब्रेन फिर उसको जज करता है कि हमने जो सोचा है वो सही सोचा है या नहीं, या जो हम देख रहे हैं वो हमें समझ में सही तरीके से आ रहा है या नहीं, वो सही है या नहीं, वैसा होना चाहिए या नहीं। तो हम उसमें शुड या मस्ट या अपना जजमेंट जो है वो वहां पर लगाते हैं। और ये जो जजमेंट होता है वो बेस्ड होता है हमारे कोर बिलीव्स के आधार पर। तो हमारा कोर बिलीव जो है, हमारे जो बहुत सारे कोर बिलीव्स होते हैं, तो वो हमारे जजमेंट को और हमारे हम क्या इन्फ्लुएंसेस निकालेंगे उसको अफेक्ट करते हैं। तो तीन लेवल हो गए। जो जैसा देखा वो समझा, इन्फ्लुएंस। जो समझा उसको जज किया, इवैल्यूएशन। और जो जज किया उसके आधार पर मन में एक धारणा बन गई या एक बिलीफ बन गया, एक विश्वास बन गया। तो धारणा के आधार पर ही हमारे इवैल्यूएशन है, बिलीफ के आधार पर जजमेंट है, जजमेंट के आधार पर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस के आधार पर इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के आधार पर कोर बिलीफ। ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण भी यहाँ पे मैंने बना रखे हैं स्क्रीन पे, अगर आप देखेंगे कि
फीलिंग्स की वजह से बिहेवियर होता है, बिहेवियर की वजह से थॉट्स होते हैं, थॉट्स की वजह से फीलिंग्स होती हैं, यानी कि थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर एक पर्सन के मन में थॉट आता है, आई हैव लेट डाउन एवरीवन, मैंने सबको दुखी कर दिया और सब मुझसे नाराज होंगे क्योंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ या अच्छा फ्रेंड नहीं हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, हम अपने फ्रेंड से दूर हो जाएंगे, विथड्रॉ करेंगे, अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे तो हमें लो फीलिंग आएगी, लो फीलिंग आएगी तो हम और अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे तो हमें लगेगा हम सब लोग हमसे दूर हैं, सब लोग हमसे दूर हैं इसलिए हमें लगे हम डिप्रेस्ड फील करेंगे। तो कुल मिलाकर तीनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, फीलिंग्स, बिहेवियर्स एंड थॉट्स, they all affect each other. So now when we talk about CPT, तो यहाँ पर हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं, हम बिहेवियर पे ध्यान देते हैं कि इस व्यक्ति इस हमें इस परिस्थिति में कैसे क्या काम करना है, हमें अपने इमोशंस पे फोकस करना होता है कि मैं अपने बारे में कैसा फील कर रहा हूँ या दूसरों के बारे में कैसा फील कर रहा हूँ, हमें अपने फिजिकल रिएक्शंस यानी कि हमारे इमोशंस की वजह से जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं कि हम टायर्ड फील कर रहे हैं या हमें भूख लग रही नहीं लग रही या ज्यादा भूख लग रही है या नींद नहीं आ रही या ज्यादा नींद आ रही है या एंगर फील होने की वजह से मसल में टाइटनिंग है या फ्रस्ट्रेशन पैदा होने की वजह से बॉडी में लेथार्जी है। तो ये सब हमको फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस पे भी फोकस करना होता है। इसके अलावा हमें फोकस करना होते हैं अपने थॉट्स प्रोसेस पे, यानी कि वी हैव टू थिंक अबाउट आवर थॉट्स, वी आर यूजिंग आवर मेटा कॉग्निशन, यानी आवर कैपेसिटी टू थिंक अबाउट आवर थॉट्स। हम सोचते हैं कि हम क्या सोचते हैं, यानी कि हम ध्यान देते हैं कि क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए था। सो हियर वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर थॉट्स, ये हमारे ई कॉन्सेप्ट होते हैं सीबीटी में। और एक और चीज पर हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ता है कि अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना, यानी कि हम क्लाइंट को अलाउ करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझे, एनालाइज करे और उसको प्रॉपरली जज कर पाए। तो उसके जो इन्फ्रेंसेस इवैल्यूएशंस हैं और जो कोर बिलीव्स हैं, उन सब को हमको यहाँ पर लेकर स्टडी करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व हम बहुत सारी चीजें करते हैं, थॉट्स, इमोशंस, फिजिकल रिएक्शंस एंड फाइनली द सिचुएशंस। So now what are the problems? Why is like हमें अपने थॉट्स के बारे में इतना क्यों सोचना पड़ता है? सोच अगर हमारी सही है तो हम सब कुछ सही करेंगे, तो सोच में क्या क्या गड़बड़ हो सकता है? इनफैक्ट देखा जाए तो सोच में बहुत कुछ गलत हो सकता है, हमारी सोच कई बार बहुत फॉल्टी हो सकती है, उसमें बहुत सारे फैलेसीज हो सकती हैं। अब ये फैलेसीज क्या चीज होती है? फैलेसीज वो चीजें होती हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या वो हमारे जजमेंट्स या इवैल्यूएशंस होते हैं जो हमने वक्त वक्त में अपने अंदर पैदा कर लिए होते हैं। जैसे कि कुछ नाम मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ प्रोमिनेंट वंस जो बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं, आपको स्क्रीन में दिखेंगे वो, कि सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन। सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन का मतलब वो वाली कंक्लूजन्स निकालना जो पहले से हमारे मन में था, यानी कि कुछ देख लेना और कुछ अनदेखा कर लेना। अगर आप सबको स्क्रीन दिख रही है तो यू कैन क्लिक अ पिक्चर, वन पिक्चर ओनली, ओनली वन पर्सन प्लीज क्लिक अ पिक्चर सो दैट आई नो दैट यू आर विद मी। तो सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है वो देखना हम देखना चाहते हैं, कुछ देख लेना, कुछ अनदेखा कर देना, और कुछ सीमित इंफॉर्मेशन या सीमित फैक्ट्स के आधार पर ही अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेना। दूसरा होता है मिनिमलाइजेशन। अगर कोई बहुत आपके लिए केयर भी कर रहा है, ध्यान भी दे रहा है, फिर भी आप शिकायत करें
आप कहें कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज है तो आप उसको छोटा करके देखें, या कोई एक महत्व की चीज है तो आप उसको नजरअंदाज कर दें या उसके महत्व को नकार दें। तो ऐसी परिस्थिति को हम कहते हैं मिनिमलाइजेशन। ये भी हम कॉमनली बहुत ज्यादा करते हैं, अपने आम तौर में आम दिनों में करते हैं। फिर होता है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन इज समथिंग वेयर यू स्टार्ट टेकिंग द ब्लेम फॉर एवरीथिंग ऑन योरसेल्फ। यू स्टार्ट थिंकिंग कि जो कुछ भी दुनिया में गलत हुआ वो मेरी वजह से हुआ, जो मेरी फैमिली में गलत हो रहा है वो मेरी वजह से, अगर रिलेशनशिप में कुछ गलत हो रहा है तो मेरी वजह से, टेकिंग द फॉल्ट ऑन योरसेल्फ और टेकिंग एवरीथिंग ऑन योरसेल्फ, अपने आप को हर एक चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना। फिर एक चीज होती है आर्बिट्री इन्फ्लुएंस, यानी कि जजमेंट, यानी कि जो फैक्ट्स कह रहे हैं और जो आपने निष्कर्ष निकाला उसका आपस में कोई तालमेल नहीं है, बस आपने सोच लिया, बस मुझे ऐसा लग रहा है तो लग रहा है, अब उसका कोई लॉजिक हो या ना हो, अपनी मर्जी से अपना निष्कर्ष निकाल लेना। तो ये एक, हम सभी इसके दोषी होते हैं, कभी ना कभी हम करते हैं। मैग्निफिकेशन, जैसे हम मिनिमलाइज कर देते हैं कुछ सिचुएशन को, बढ़ा चढ़ाकर ब्लो अप करके सोचने लगते हैं, तो वो एक सिचुएशन हो सकती है। ओवर जनरलाइजेशन, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स ने डांटा है इसलिए मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ तो मुझे मेरे फ्रेंड्स भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी मुझे पसंद नहीं करते, मैं स्कूल में भी अच्छा काम नहीं करता हूँ, मेरे टीचर्स भी मुझे पसंद नहीं करते, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। तो ओवर जनरलाइजेशन इज कि एक सिचुएशन में या एक परिस्थिति में कोई सिनेरियो हुआ या कोई सिचुएशन हुई और आपने उसको अपनी बाकी जिंदगी में भी अप्लाई कर दिया, तो जनरलाइजेशन। यहाँ पर मैंने बहुत एक लंबी सी लिस्ट दी हुई है इसी पन्ने पर, तो ये आपके पास रहेगा, आप उसको आराम से पढ़िएगा कि डिस्टॉर्टेड थिंकिंग किन किन तरीकों से हो सकती है। और ये ऑल इंक्लूसिव नहीं है ये लिस्ट, यानी ये कंप्लीट नहीं है। देर देर कैन बी मोर वेज कि जिस तरीके से हमारी थिंकिंग जो है वो डिस्टॉर्टेड हो सकती है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो एक आम इंसान की जो थिंकिंग है उसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शंस होते हैं, बहुत सारी कमियां होती है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और इस वजह से उसमें सभी कुछ ठीक से वो सोच लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और जब थिंकिंग में प्रॉब्लम आती है तो नेचुरली उसके जो रिएक्शंस होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, वो भी डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं और वहां पर मैल एडजस्टमेंट और डिसफंक्शन पैदा होता है। नाउ कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो इन्हीं सब चीजों पर, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पर ही काम करती है, और उसके जरिए थिंकिंग को चेंज करके हम लोग बिहेवियर में चेंज लाते हैं, और ये बहुत काम आती है एंजाइटी के डिसऑर्डर्स पे। कल आपको याद होगा न्यूरोटिक बिहेवियर्स पे हम बात कर रहे थे, एंजाइटी रिलेटेड बिहेवियर्स की बात कर रहे थे। एंजाइटी के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे फियर, पैनिक, और एंजाइटी के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो एंजाइटी रिलेटेड है, और उन सब में सोशल एंजाइटी इज वन ऑफ देम। तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में पहले कहते थे, अभी एंजाइटी के अलग अलग स्पेक्ट्रम हमने बना दिए। तो उन स्पेक्ट्रम्स को अगर हम देखेंगे तो उनमें सीबीटी को यूज करके बहुत सक्सेस मिलती है बिहेवियर को चेंज करने में। तो ये सक्सेसफुल, इसमें बहुत सारे इंपेरिकल इंडिकेशंस, यानी कि इंपेरिकली प्रूव किया गया है, वेरीफाई किया गया है कि सीबीटी इज यूजफुल इन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। नाउ आरईबीटी, आरईबीटी जो है वो भी क्योंकि सीबीटी का भाई बंधु है और साथ साथ में पनप रहा था, इसमें जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, सॉरी, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो थॉट्स पे ज्यादा फोकस कर रही है, बायस पे या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे फोकस कर रही है। आरईबीटी एक स्टेप और आगे जाती है और वहां पर इमोशनल रिएक्शंस पर ज्यादा काम करती है। तो आरईबीटी रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी
इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है जो अल्बर्ट एलिस ने दिया था, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो इमोशनल रिएक्शंस हैं, एक तो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, और डिस्टॉर्टेड थिंकिंग की वजह से इरैशनल बिलीव्स और उसके डिस्टॉर्टेड बिहेवियर्स यानी कि इमोशनल रिएक्शंस, इसके ऊपर काम किया जाता है। तो आरईबीटी में कुछ खास तौर पे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो टेक्निकली आरईबीटी के वर्ड्स कहलाते हैं। एक वर्ड होता है डिमांडिंगनेस, यानी कि अपने लिए सब कुछ अधिक से अधिक चाहने की इच्छा। ये बहुत ज्यादा इमोशनल जब डिमांडिंग हम लोग करने लगते हैं अपने आप से, अपने आसपास वालों से, तो उसकी प्रॉब्लम्स आती है। ऑफुलाइजिंग यानी कैटास्ट्रोफाइजिंग भी हम उसको कहते हैं। तो ये मैक्सिमाइजेशन जैसा ही है, किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा कर देखना जैसे कि कोई आसमान गिर पड़ा है या धरती फटने वाली है, या कोई बहुत हर चीज को बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड और डिस्टॉर्टेड वे में सोचना कि जैसे सब कुछ बहुत खराब होने वाला है। तीसरा एलएफटी जिसको हम कहते हैं लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, यानी कि फ्रस्ट्रेशन हम झेल ही नहीं सकते, जो हम चाहते हैं वैसा ही हमारी मर्जी के अनुसार हो, अगर हमारी मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा तो हम बिल्कुल नहीं झेलेंगे। तो ये भी एक वजह होती है हमारे ओवर रिएक्शन की या इरेशनल रिएक्शनरी बिहेवियर की। फिर एक होता है ग्लोबल इवैल्यूएशन, हर चीज को एक जनरलाइज्ड वे में देखना। तो आपने देखा होगा अभी जो पिछली वाली स्लाइड थी मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, मिनिमलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, आर्बिट्री इन्फ्रेंस, मैग्निफिकेशन और ओवर जनरलाइजेशन, जो कि सीबीटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट्स विद डिफरेंट नेम्स बट अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट अप्रोच वी आर यूजिंग हियर फॉर इमोशनल थेरेपी, यानी कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी आरईबीटी में भी हम यूज करते हैं। नाउ रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी का, इवन सीबीटी का भी जो काम करने का तरीका है वो कैसा है। तो आपको याद होगा फर्स्ट डे जो मैंने स्लाइड्स दी थी आपको, उसमें मैंने आरईबीटी के बारे में बात की थी और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वहां पर ए बी सी ना होकर ए बी सी डी ई हो जाता है। So now let's understand what is A, B, C, D, E. अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चेक कर लेना चाहती हूँ कि आप लोग सब मेरे साथ हैं, आपको ठीक से सब यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकती हूँ तो मेरे पास चेक करने का कोई जरिया नहीं है। If everything all right, you can give me a thumbs up or yes. If there is any question, you can put up, or otherwise I'll just move forward. Okay, I get a thumbs up. Yes. All right. Thank you very much. Thanks for being so attentive and being there with me. All right. So now let's talk about rational emotive behavior therapy का process कैसा होता है, हम करते क्या है वहां पर। तो सबसे पहले हम एक असेसमेंट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस जो है वो क्या है, किसकी वजह से, कौन से एक्टिवेटिंग एजेंट है, ऐसा क्या मेरे बाहर या अंदर भीतर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी की वजह से मुझे कोई परेशानी हो रही। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इज देयर सम थॉट, some belief, some concept, some reaction to something, वो आ कहाँ से रहा है, तो हमें उसकी जड़ में जाना होता है, ढूंढना होता है, और उसके लिए हमें देखना होता है कि क्या घटना हुई, कौन सा थॉट आया, क्या सिचुएशन हुई जिसकी वजह से मुझे थॉट आया, क्या सिचुएशन की वजह से क्या थॉट आया, उस थॉट की वजह से मेरे कौन से बिलीफ सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो गया, मेरा कौन सा बिलीफ उस थॉट को एनालाइज कर रहा। तो क्या मेरा बिलीफ जो मैंने यहाँ पर बिलीफ सिस्टम यूज किया है वो बिलीफ वेरीफाइबल है, यूजेबल है, वैलिड है या नहीं है, या वो इरेशनल बिलीफ है, या मेरे पास ऐसा सोचने का कोई लॉजिक ही नहीं है फिर भी मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो ये जजमेंट करना होता है, और फिर हमें देखना होता है जो भी मेरा बिलीफ सिस्टम है
उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, क्या मेरा जो बिलीफ है उसकी वजह से जो बिहेवियर है वो करेक्ट है, अप्रोप्रिएट है या नहीं, इनअप्रोप्रिएट है, मैं कुछ ज्यादा एक्सेसिव इमोशंस में तो नहीं जा रहा हूँ, या मेरा बिहेवियर इरेशनल बिहेवियर तो नहीं है, डिसफंक्शनल बिहेवियर तो नहीं है, मैल एडजस्टमेंट तो नहीं हो रहा है। और फिर इन सब को चेक करने के लिए हम बार बार इन सब चीजों को चेक करते हैं, क्या मेरा बिलीफ सही है, क्या सिचुएशन थी, क्या बिलीफ था, क्या बिहेवियर था, क्या सिचुएशन थी, क्या बिलीफ था, क्या रिएक्शन था। और जब हम बार बार इसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं, अपने माइंड को खुद ही चैलेंज करते हैं, क्या मेरा थॉट जो है वो करेक्ट है। So as a therapist, as a psychotherapist, we help our clients to cross-check their own thought process. हम उसको उनको अलाउ करते हैं कि वो अपने इमोशंस, अपने थॉट्स और अपने बिहेवियर को चेक करें, क्रॉस चेक करें, चैलेंज करें और आइडेंटिफाई करें कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम सिचुएशन में है या मेरे बिलीफ में है या मेरे बिहेवियर में। और फिर इसको हम चेंज कर कर अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, अपने जो इरेशनल बिलीव्स हैं उनको हम रैशनल बिलीव्स में कन्वर्ट करते हैं। रैशनल बिलीव्स को आरबी कहते हैं और इरेशनल बिलीव्स को आईबी कहते हैं। तो रैशनल बिलीव्स में कन्वर्ट करते हैं और रैशनल बिलीव्स के साथ हम अपने थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करते हैं, हम अपने सोचने के तरीके की उसको अपने जो मानसिक संरचना है उसको हम बदलते हैं, हम अपने सोच की संरचना को ही बदल देते हैं, इस रीस्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ तक एवरीबडी विद मी, सबको समझ में आया आई ABCDE मॉडल। अभी तक हम ABC की बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर हम ABCDE की बात कर रहे हैं। All right, thank you. I get a thumbs up and it feels very good when you tell me कि सब चीजें क्लियर होती जा रही हैं। और अगर नहीं भी हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम गोइंग नोवेयर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बेस्ट जगह है अभी हमारे पास इस स्काइप में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कल का दिन हमारे पास और है तो आप और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो रैशनल बिलीव्स को हम इरेशनल बिलीव्स को हम कन्वर्ट करते हैं रैशनल बिलीव्स में। इरेशनल बिलीव्स जैसे कि मैं फेलियर हूँ, मुझे मेरा जॉब चला गया, या मेरा जॉब इसलिए चला गया क्योंकि मैं मेहनत नहीं कर पाता हूँ, या मैं अपने रिलेशनशिप्स अच्छे से नहीं रख पाऊंगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं यूजलेस हूँ, ये इरेशनल बिलीफ हो सकता है। वही जॉब लॉस के टाइम में हम एक प्रोसेस हो सकता है, हम ये सोच सकते हैं कि नहीं, मैं काम का व्यक्ति हूँ, जॉब चला गया क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, हाँ मुझसे कुछ गलती हुई होगी लेकिन मैं एक इंसान हूँ, गलती हो जाती है, अब मुझे अपने लिए कुछ बेहतर करना होगा, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी होंगी, मुझे अपने लिए नए तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करना होगा, या मुझे अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना होगा, बेटर एडजस्टमेंट करना होगा, मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो वही सोच को हम बदल कर भी देख सकते हैं। तो जब हम अगर अपने इरेशनल बिलीफ सिस्टम की वजह से फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी हो सकती है, वही रैशनल बिलीफ्स की वजह से हमारे अंदर एक रिन्यूड एंथुजियाज्म हो सकता है, हम अपने एफर्ट्स को बेटर यूज कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं। तो नाउ REBT और CBT में बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं, वो मेथड्स आपको किताब में भी दिए हुए हैं, और वैसे कॉमन सेंस से भी आप देखेंगे तो वर्ड्स को थोड़ा समझ लीजिए, मैं समझा रही हूँ एक वर्ड को, आप समझ लीजिए और सोचिए कि इनको कैसे यूज किया जाता है। सेल्फ मॉनिटरिंग, जैसे कि हम जब CBT में कोई भी व्यक्ति या REBT में दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, तो जब हमारे पास हम इन मोडालिटीज को यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जब कोई व्यक्ति आता है थेरेपी में, तो हम उसको कहते हैं अच्छा बताइए, आप सोच के बताइए क्या होता है, फिर आप कैसे करते हैं। और कई बार हम उसको होमवर्क दे देते हैं, हम उसको कहते हैं आप घर जाइए या आप वापस उस सिचुएशन में जाइए जहाँ ये सब होता है, और अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि दूसरे ने क्या किया, आपने क्या किया, आप रिकलेक्ट करिए, रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए, ध्यान दीजिए कि उस समय कब क्या हो रहा होता है।
तो इस तरह हम क्या करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को सोचने का मौका देते हैं, हम उसको मौका देते हैं कि वो अपने व्यवहार पर खुद ही सोचे और खुद को एनालाइज करे, मॉनिटर करे सिचुएशन में। वहां हम तो हो नहीं सकते, हम तो थेरेपिस्ट हैं, हमें तो वो थेरेपी रूम में मिलने आता है। तो हम उसको कहते हैं आप ही अपने आप को मॉनिटर करिए और चेक करिए कि कितनी बार आप ऐसा करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो उसको अपने बिहेवियर को एनालाइज करने का हम मौका देते हैं। कई बार हम उसको एक डायरी बनाकर देते हैं, हम उसको बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं कि आप, जैसे मान लीजिए एंगर मैनेजमेंट का सिचुएशन है, तो कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो हम उसको कहेंगे अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप ये डायरी मेंटेन करिए, आप उसमें लिखिए आपको दिन भर में कितनी बार गुस्सा आया, उस समय क्या सिचुएशन थी, उस गुस्से आने के पहले क्या हुआ, जो गुस्सा आया तो आपका रिएक्शन क्या था और आपने किस तरीके से बिहेव किया और उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। हमने एक तरीके से उसको सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए स्कोप दिया, अपने आप को समझने का मौका दिया। इसके लिए हम लोग जर्नल राइटिंग देते हैं, फॉर्म्स देते हैं, कई बार बिहेवियर एनालिसिस, हम लोग कहते हैं फंक्शनल बिहेवियरल एनालिसिस होता है, जिसमें हम लोग फॉर्म्स बनाते हैं, उनको फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ द चैलेंज, जो भी चैलेंज बिहेवियर है उसके लिए हम उनको फॉर्म देते हैं। डायरी राइटिंग कर सकते हैं, जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, या अदर रिफ्लेक्टिव प्रोसेस, हम उनको स्टोरी राइटिंग भी कई बार हम देते हैं, नैरेटिव थेरेपी में देते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं कि आप एक स्टोरी के फॉर्म में लिख के बताइए कि क्या क्या हुआ, जिससे कि उसकी मॉनिटरिंग अपने अपनी खुद की सोच के बारे में बढ़ जाती है। फिर रैशनल एनालिसिस, हम उसको पूछते हैं कि क्या लॉजिक है आपका, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो एक तरीके से हम उसको कन्फ्रंट भी करते हैं। कन्फ्रंटेशन कोई आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं है, या झगड़ा करने के लिए, या डांटने के लिए, या नीचा दिखाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत एम्पैथेटिकली, बहुत सहानुभूति के साथ, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, धीरे धीरे, बिजनेस लाइक माहौल में प्रॉपरली हम उससे पूछते हैं कि ठीक है, आपने हमें बताया कि आपको ये चिंता होती है, तो इस चिंता का कारण क्या है। फिर अगर आपको ये चिंता कितने समय से होती है और उसका कारण, इतने लंबे समय तक चिंता का कारण क्या है, आपका इसके पीछे क्या लॉजिक है, आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ बुरा करेगा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है। तो बहुत इन अ जेंटल वे वी कन्फ्रंट एंड आस्क देम। डबल स्टैंडर्ड डिस्प्यूट ये होता है कि हम उससे पूछते हैं, अच्छा ठीक है, जैसे पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा है तो हम पूछते हैं आप अपनी पत्नी से क्या अपेक्षा रखते हैं। तो लोग कई बार अपना बहुत सारे आंसर देते हैं कि वो ऐसा करे, ऐसा करे। फिर हम उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, हम उससे पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन मतलब नाराज होके नहीं, आर्ग्यूमेंट होके नहीं, बल्कि रिलैक्स वे में, कि अच्छा आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी की आपके प्रति क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि उसको समझ में आता है एक पर्सन को कि मेरा कोई डिस्टॉर्टेड थिंकिंग तो नहीं है, कि मैं अपनी पत्नी से अपेक्षा रख रहा हूँ और खुद अपने प्रति अपेक्षा एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। पेरेंट्स से पूछते हैं कि पेरेंट्स आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा करे, आपको क्या लगता है आपका बच्चा आपसे क्या चाहता है। तो ये एक तरीका होता है जहाँ पर हम उसको पूछते हैं। दूसरा एक और मेथड होता है एटलेट्रॉफी स्केल। जैसे हम उससे पूछते हैं कि अगर मान लीजिए जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा तो क्या होगा, क्या बुरा होगा, कितना बुरा होगा, कितना खराब लगेगा आपको। तो कई बार लोग कहते हैं बहुत बुरा लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा, हमें बहुत हर्ट हो जाएगा। फिर हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा एक स्केल पे बताइए, 10 के स्केल पे आपको कितना बुरा लगेगा, 6 बुरा लगेगा, 5 बुरा लगेगा, या 8 बुरा लगेगा, स्केल पे बताइए। तो हम उससे एक स्केल बना लेते हैं, हम उसके कहते हैं अच्छा ठीक है, पहले दिन ये सब हो रहा था, आपको 6 बुरा लग रहा था, अब आप 5 दिन तक आपने प्रैक्टिस की है, आपने अपने आप को मॉनिटर किया है, अब आपको कितना बुरा लग रहा है, अब आपको 3 बुरा लग रहा है या 8 बुरा लग रहा है। तो ऐसे करके हम उसको 10 के स्केल पे, या जितना भी आपने स्केल बना रखा है, कैटास्ट्रॉफी स्केल बनवा लेते हैं और उससे पूछते हैं, आपको उसका रेटिंग करवाते हैं कि आपको जो भी फीलिंग्स हो रही हैं वो कितनी बड़ी लग रही हैं या कितनी आपको प्रभावित कर रही हैं। डेविल्स एडवोकेट, ये भी एक कन्फ्रंटेशन करने का तरीका है, जहाँ पे आप पूछते हैं कि मान लो चलो हो ही गया जो बुरा होना है, सोचो कि आपके साथ अब बुरा हो रहा है,
सोचो अब आप उसके लिए क्या करोगे। मान लो आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, तो आप कितना गुस्सा करोगे? अगर गुस्सा करोगे तो उसका क्या भरपाई करोगे? फिर आपको कितना नुकसान होगा? तो हम उसको एक बैड सिनेरियो कितना बुरा हो सकता है, हम वो सिनेरियो उसको दिखाते हैं और हम तो कहते हैं कि ठीक है, तो फिर अच्छा है ना, फिर आप गुस्सा करिए, गुस्सा करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो या अगर आपको गिल्ट फीलिंग हो रही है तो होने दीजिए। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो पर्सन है वो अपने फीलिंग्स को जस्टिफाई करने के लिए अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है और अपने बिलीफ सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने का उसको मौका मिलता है। तो डेविल्स एडवोकेट जो भी वो कह रहा है हम उसका उल्टा कह देते हैं, या जो उसके इंटेंशंस हैं हम उसको उसका उल्टा कह के उससे कहते हैं सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उससे उसको चैलेंज होता है और वो रिस्ट्रक्चर करता है अपने थॉट्स, रीफ्रेमिंग हम उसको कहते हैं। इसी बात को आप डिफरेंटली कैसे कह सकते हैं? जैसे एक बच्चे से हम कहते हैं कि अगर टीनेज बच्चा है और वो आता है हमारे पास, हम कहता है मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत गुस्सा करते हैं, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है। तो हम उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अच्छे नहीं है? क्यों गुस्सा करते हैं आपके ऊपर? क्योंकि वो मुझसे नाराज रहते हैं। अच्छा वो आपसे नाराज क्यों रहते हैं? तो क्यों, तो जब हम क्यों पूछते जाएंगे तो वो रीजन देता जाएगा। अब हम उससे कहते हैं चलो ठीक है, आपका पेरेंट्स आपसे नाराज रहते हैं, इसको रिस्ट्रक्चर करो। आपसे वो नाराज क्यों रहते हैं इसको समझते हुए आप उसको नए ढंग से रीफ्रेम करके मुझे बताओ कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे गुस्सा करते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं? क्योंकि मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे वो नाराज होते हैं। तो आपने शुरू में कहा था कि आपके पेरेंट्स आपसे आपको पसंद नहीं करते। क्या आपके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते? जब हम रिफ्रेम करते हैं या चैलेंज करते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं पसंद तो करते हैं। ओके, तो हम उससे कहेंगे कि आपके पेरेंट्स आपको पसंद करते हैं, कभी कभी नापसंद करते हैं और कभी कभी वो आपसे नाराज होते हैं। अब आप जब हम रिफ्रेम करते हैं सेंटेंस को और जोड़ते जाते हैं सेंटेंस को, तो जो पर्सन है उसको नए सिरे से सोचने का मौका मिलता है। जैसे आजकल मैं कुछ भी ज्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा हूँ। आजकल लॉकडाउन में कई लोग शिकायत कर रहे हैं मुझसे कि अरे मैडम मुझसे कुछ ज्यादा काम किया नहीं जा रहा। तो मैं उससे पूछती हूँ ज्यादा काम नहीं कर रहे मतलब आप आराम कर रहे हैं? हाँ मैं आराम कर रहा हूँ। तो यानी कि आप अपना ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसकी सोचने का, हाँ मैं काफी अपना ध्यान रख रहा हूँ, मैं रिलैक्स करता हूँ, सोता हूँ, दिन भर आराम से खाना खाता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो यानी कि आप एक अच्छा टाइम बिता रहे हैं। तो ये रिफ्रेमिंग होने से जो सोचने का तरीका है वो धीरे धीरे रिफ्रेम होता है। तो इसमें ये नहीं कि हम उसको कह रहे हैं आपका सोचना गलत है, हम ये कह रहे हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं उसको आप डिफरेंटली भी सोच सकते। नेक्स्ट है टाइम प्रोजेक्शन। टाइम प्रोजेक्शन में हम ये कहते हैं कि देखिए जो भी चीज इमीडिएट हो रही है उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा फील होता है। जैसे आजकल ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो जब नया नया ब्रेकअप होता है तो बड़ा खासतौर पे यंगस्टर्स के अंदर मन में बड़ा उनके दुख रहता है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आज आप 2 हफ्ते हुए हैं अभी आपका ब्रेकअप हुआ और यू आर फीलिंग वेरी सैड और बहुत आपको प्रॉब्लम हो रही है। आज से 10 साल बाद आप इसको कैसे देखेंगे? कि ब्रेकअप को इसी नजर से देखेंगे जैसा आपको अभी फील हो रहा है, या आप इसको डिफरेंटली देखेंगे? तो जब हम टाइम प्रोजेक्शन करते हैं, या अगर आप जब छोटे थे तो आपको कैसा लगता था कि ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं तब आप इसको किस नजर से देखते थे, तो जब हम उसको पास्ट में या फ्यूचर में ले जाते हैं तो उसकी सोचने का नजरिया बदलता है। वर्स्ट केस सिनेरियो वो मैक्सिमलाइजेशन जैसा ही है कि हम उसको बढ़ा चढ़ा के ब्लो अप करके बात करते हैं। ब्लो अप भी वैसे ही है कि चलो इसको बिगाड़ के देखते हैं, एकदम बिगाड़ के देखते हैं कितना बिगड़ सकता है। तो इस तरीके से हम कई बार लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर के साथ वेरी जेंटली, समटाइम्स वेरी बिजनेस लाइक, बड़ा ऑस्ट्रियर तरीके से, रिलैक्स तरीके से हम उसको बात करके हम उसको कहते हैं। एक्सपोजर भी एक तरीका है जिसमें कि हम कहते हैं मैं ऐसा सोचना ही नहीं चाहता, तो मैं जब भी ऐसा सोचता हूँ मुझे दुख होता है, इसलिए मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। तो कई बार हम उसको अलाउ करते हैं, जो थॉट एक्सपोजर है या विजुअलाइजेशन हम लोग कई बार यूज करते हैं यहाँ पर, कि आप इमेजिन करिए कि ऐसा हो रहा है। तो थॉट एक्सपोजर भी हम लोग कई बार देते हैं।
हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि यहाँ पे हर व्यक्ति के मन में कोई धारणाएं होती हैं, तो हम उसको चैलेंज करते हैं कि अच्छा आपका मानना ये है कि ऐसा होता ही होता है या होगा ही होगा, तो हम कहते हैं इसका क्या आप टेस्ट करके देखते हैं, चलिए हम इसकी रिसर्च करते हैं कि ऐसा है या नहीं है, ऐसा हमेशा होता है या नहीं होता। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी वैसा ही है जैसा हम साइकोलॉजी की रिसर्च में करते हैं। रिस्क टेकिंग है, स्टिमुलस कंट्रोल है, जहां पर हम उसको बोलते हैं जब गुस्सा आए तो आपको गुस्से को दिखाना नहीं है, आपको अपने जो स्टिमुलस है उसको रोकना है। जैसे स्टिमुलस कंट्रोल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपना रिएक्शन नहीं बल्कि स्टिमुलस को रोकते हैं। स्टिमुलस में हम जैसे कि हमें उन लोगों के पास जाना ही नहीं जिनको देख के हमें गुस्सा आता है, या हम अपने घर में जो लोग खासतौर पर डाइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, फूड को लेकर स्ट्रगल करते हैं, ओवर ईटिंग, बिंज ईटिंग, उनके लिए स्टिमुलस कंट्रोल यूज होता है। उनको कहा जाता है कि आप अपने घर में से वो सारे अनहेल्दी फूड को बाहर निकाल दीजिए। आपके फ्रिज में कोई अनहेल्दी फूड नहीं होना चाहिए, आपके घर में स्टोरेज में भी अनहेल्दी फूड नहीं होना चाहिए, और आप उन सब जगह नहीं जाएंगे जहां जहां आपको अनहेल्दी फूड दिखता है। तो जितना रियलिस्टिकली पॉसिबल है स्टिमुलस को कंट्रोल करना कि वो थॉट्स ही ना आए, ताकि क्रेविंग भी ना हो। जैसे जो एडिक्शंस वाले लोग हैं उनमें भी हम लोग स्टिमुलस कंट्रोल को यूज करते हैं। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, सबको समझ में भी आ रहा है क्या? You can give me Yes, a ma'am. thumbs up. All right. Yes, मैम, मिल गया मुझे एक, कुछ थम्स अप मिल गए, वेरी गुड। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। पैराडॉक्सिकल बिहेवियर होता है जब हम एक पर्सन को बोलते हैं कि आप एक सिचुएशन में ऐसा करते हैं और एक सिचुएशन में दूसरी सिचुएशन में दूसरे तरीके से व्यवहार करते हैं। जैसे फैमिली थेरेपीज में कई बार हम लोग ऐसा यूज करते हैं, हम उसको कहते हैं कि एक हस्बैंड है वो अपने ऑफिस जाता है, कई बार एक वाइफ भी वो अपने ऑफिस जाती है, और वहां पे हम उससे कहते हैं जब आप अपने बॉस के साथ बात करते हैं तो आप किस तरह बात करते हैं, या आप अपने कलीग्स के साथ बात करते हैं तो क्या आप उनको चिढ़ाते हैं या नाराज करते हैं या उनको उनकी नैगिंग करते हैं या उनके पीछे पड़ते हैं कि नहीं, वहां नहीं पड़ते। तो क्या आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों के पीछे पड़ते हैं, उनको टीज करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं या उनकी नैगिंग करते हैं? वो याद आता है कि अरे हाँ, वहां तो हम नहीं करते, वहां तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, और जब हम घर में आते हैं तो हम बच्चे को टीज करते हैं या नैग करते हैं। तो उनको दिखता है कि हमारे बिहेवियर में कुछ पैराडॉक्सिकल है। पोस्टपोनिंग ग्रेटिफिकेशन इज लाइक अभी नहीं करेंगे, हम खाएंगे आइसक्रीम लेकिन एक हफ्ता बाद खाएंगे। या कई बार एडिक्शंस में जो लोग हैं, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह में, हम उनको कहते हैं कि हम आप सिगरेट पियेंगे लेकिन 3 दिन के बाद पियेंगे या 1 दिन के बाद पियेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कितनी फ्रीक्वेंसी है उनकी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको डिले करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी शेड्यूलिंग, दिन भर के जो रूटीन है उसको शेड्यूल कर देते हैं कि किस टाइम आपको, खासकर वो हैबिट को चेंज करना चाह रहे हैं या कुछ गोल्स उन्होंने बनाए वो चेंज करना चाह रहे हैं तो वो करते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स कराते हैं, कुछ सोशल टेक्निक्स सिखाते हैं, असर्टिवनेस सिखाते हैं। असर्टिवनेस आप लोग सब समझते होंगे कि कोई व्यक्ति अपने मन की भावना को बहुत सीधे सीधे तरीके से फॉर्मली स्ट्रांगली नहीं कह पाता, तो कई बार उसको अपनी लाइफ में बहुत डोमिनेट होता है वो, और उसको बहुत दबके रहना पड़ता है। तो असर्टिवनेस स्किल्स वो स्किल्स होती है कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी बात को साफ सुथरे तरीके से, बिना नाराज हुए, बिना एग्रेसिव हुए और ना ही पैसिव हुए, आप अपनी बात को कह सकें और लोगों के साथ एडजस्ट कर सकें। तो ये कुछ ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, स्किल्स की ट्रेनिंग्स जो दी जा सकती हैं। रीडिंग करने के लिए कहा जा सकता है, उनको रिसर्च करने के लिए कहा जा सकता है कि जाइए आप नेट पर ढूंढिए कितने तरीके हैं या क्या क्या आप कर सकते हैं। कई बार ये भी मेथड है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट के साथ या थेरेपिस्ट के साथ बात हुई है उसको रिकॉर्ड करने दिया जाता है, और हम उसको कहते हैं कि आप अलाउड हैं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए जो कुछ भी हमारे बीच में बात हुई है, घर जाके आराम से निश्चिंत होकर रिलैक्स करके इसको पूरा सुनिए, और ये निश्चित कीजिए कि कहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है। सो इवन दैट इज अ मेथड। सो कुछ बहुत बेसिक बेसिक मेथड्स मैंने बताए हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वर्कशीट्स, वेरियस मेथड्स जो यूज होते हैं। अब एक बहुत जल्दी से मैं SFBT की बात कर लेती हूँ, सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी, ये आपका कोर्स में है, और बहुत शॉर्ट में मैं इसको डिस्कस करने वाली हूँ कि
इसमें हम क्या करते हैं, एक तो पहले ये ब्रीफ थेरेपी है, यानी कि बहुत कम समय में हम पे काम करते हैं। जैसे सीबीटी जो है वो 30-40 सेशन हो सकते हैं, साइको एनालिसिस जो है वो 300-400 सेशन हो सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी है उसमें 10 से 12 सेशन होते हैं, कई बार उससे भी कम होते हैं, 8 सेशन, 5 सेशन, 6 सेशन भी हो सकते हैं। तो ये ब्रीफ थेरेपी है जिसमें कि शुरू से ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे बात करते हैं और मेन प्रॉब्लम पे बात करते हैं, यानी कि हम बहुत सारी हिस्ट्री टेकिंग नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, बहुत डिटेल में चीजों को डिस्कस नहीं करते, जो जो हमारी मेन प्रॉब्लम से रिलेवेंट सिचुएशंस नहीं है उन सबको हम डिस्कार्ड करते जाते हैं और सिर्फ मेन चीज जो कि कंसर्न कर रही है, जो प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है, उस पर ही फोकस करते हैं। यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जो यूज करते हैं। फ्लाइंग स्टार्ट हम कहते हैं पहले से आप क्या करते आ रहे हैं, तो आपको जो ऑलरेडी आता है उसको आपको ऑलरेडी कुछ चीजें मेथड्स है जो आपको आते हैं, आपको एडजस्टमेंट के कुछ मेथड आते हैं। इस सिचुएशन में आप यूज नहीं कर रहे, पहले कभी आपने यूज किए होंगे, या पहले से आपको कौन सी स्किल्स आती है जो आप इस जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ मेथड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं कि व्हाट इज अ फ्लाइंग स्टार्ट, दैट मीन्स whatever you already have done or what you already know। सेकेंड होता है एक्सेप्टिंग, हमेशा होता है या कभी कभी होता है, कभी कभी जब होता है तब क्यों होता है, तो हम देखते हैं कि कोई भी सिचुएशन में या कोई भी प्रॉब्लम में कब वो प्रॉब्लम नहीं होती है, हम उस सिचुएशन की बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम कब नहीं होती, आप चिंता में कब नहीं होते, या आप नाराज कब नहीं होते, या आपका एडजस्टमेंट में इश्यूज कब नहीं आते। तो हम उसको कहते हैं, जैसे एक पर्सन आता है कहता है कि मेरी वाइफ हमेशा ही मुझसे नाराज रहती है, हमेशा मुझको नाक करती है या मुझे ब्लेम करती है छोटी छोटी चीजों के लिए। तो हम उससे पूछते हैं हमेशा, या हमेशा वो आपसे नाराज रहती है, तो बोलेंगे कि नहीं, कभी कभी नहीं रहती। तो वो उस वक्त क्या हो रहा होता है कि वो आपसे नाराज नहीं रहती, उस वक्त कौन सी सिचुएशन है, क्या वो पहले से नाराज थी, शादी के पहले दिन से नाराज थी, तो बताते हैं नहीं, पहले से तो नाराज नहीं थी, अब होने लगी है धीरे धीरे। तो पहले क्या था जिसकी वजह से वो नाराज नहीं थी, यानी कि एक्सेप्शंस क्या है सिचुएशन में। फिर कॉम्पिटेंस सीकिंग, कि कौन सी स्किल्स या कॉम्पिटेंस, कौन सी योग्यताएं आपके अंदर पैदा हो जाए, या कौन सी स्किल्स अगर आपको आ जाए, कौन से काम करना आपको आ जाए, कौन सा व्यवहार करना आपको आ जाए, तो आप इस प्रॉब्लम से डील कर पाएंगे। तो हम उनकी कोपिंग स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सिर्फ उन स्किल्स के बारे में बात करते हैं जिनसे कि उनको हेल्प होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फिर एक मिराकल क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत ही एक एक्चुअली मिराकल करता है ये। हम उसे पूछते हैं, मान लीजिए कि एक दिन आपके पास वो सारी पावर आ जाए जिससे कि आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जो जो आपने शॉर्टकमिंग्स या प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो अगर मान लीजिए वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आप क्या कर रहे होंगे। कई बार हम इसी प्रॉब्लम को एक बस पकड़ के बैठे होते हैं और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। कई बार हम लोग, जब हम इस नजरिए से देखते हैं कि अगर हमारे पास सारी पावर है, या हम कई बार इसको इस ढंग से भी फ्रेम करते हैं कि मान लीजिए कल सुबह आप उठेंगे और आपको मालूम पड़े कि कल आप इतने पावरफुल हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी लाइफ में वो सब खत्म हो गई, तो कल का दिन आप कैसे बिताएंगे या अपनी लाइफ कैसे बिताएंगे। तो जब ये मिराकल क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग कई बार जो अनदेखी चीजें हैं या जो उनकी इंटरेस्ट है या प्रायोरिटी है, जो उनकी वैल्यूज हैं, वो उनको क्लैरिफाई होती हैं। स्केलिंग हम लगभग वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहले एक कैटास्ट्रॉफिक स्केल की बात की थी, या हम कहते हैं कि कितना बढ़ाना है, या मिनिमलाइजेशन, मैक्सिमलाइजेशन, ये सब स्केलिंग में आता है, और रिफ्रेमिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। All right, so everybody with me till here? यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, तो जल्दी से अंगूठा दिखाइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठेंगा मत दिखाइएगा, यस का अंगूठा दिखाइए, ओके का अंगूठा दिखाइए। ओके, ओके बोला किसी ने, डर गया कि अंगूठा नहीं दिखाना है। नहीं नहीं, आप अंगूठा दिखाइए, मैं उसको ओके मानूंगी, ठेंगा नहीं मानूंगी। See, body language has so much of power. All right.
it is cheering me up with a okay. All right. So let me just very quickly talk about trans-theoretical model. Actually, अब जो behavioral models हैं, वो किसी जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज हैं और जो साइको एनालिटिकल मॉडल थे, साइको डायनामिक मॉडल्स थे, वो सब मर्ज होते जा रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया कि कुछ टेक्निक्स किसी एक सिचुएशन में काम आती है, कुछ टेक्निक्स दूसरी जगह काम आती है। कई बार एक मिक्सचर चाहिए होता है हमें बहुत सारी टेक्निक्स का, बहुत सारी अलग अलग, इट इज लाइक हमें बहुत सारे टूल बॉक्सेस चाहिए। कहीं हमें साइको एनालिसिस का टूल बॉक्स चाहिए, वहां के कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, वहां से ले सकते हैं। कई बार हमें कुछ टूल बॉक्स जो है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के काम आते हैं, कुछ हमें सीबीटी के काम आते हैं, कुछ आरईबीटी के काम आते हैं। तो कुछ हमारे क्लाइंट सेंटर्ड जो थेरेपीज हैं उसके काम आते हैं। क्लाइंट सेंटर्ड में डिस्कस नहीं कर पाई हूँ, कल मैं डिस्कस करूंगी बहुत क्विकली, आज थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी, कल और डिस्कस करूंगी डिटेल में। तो ये जितने भी मॉडल्स हैं बेसिकली आगे जाके धीरे धीरे ये मर्ज होने लगे एक दूसरे के अंदर, और थेरेपिस्ट ने माना कि ये सबका आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एक दूसरे के ऊपर। हम बहुत सारे टूल्स जो है वो देखा जाए तो हम लगभग एक ही जैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस आर ह्यूमंस एंड वी आर हेल्पर्स एंड वी आर डूइंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग उसको डील कर रहे हैं। तो एक मॉडल जो है वो ये वाला मॉडल है, ब्रूक्स का मॉडल है ये, कल और इसको डिस्कस करूंगी। तो इसको इसको उन्होंने कहा कि हर पर्सन चेंज, जो भी बिहेवियरल चेंज है वो स्टेजेस में होता है, और हर स्टेज जो है वो अपनी अपनी, हर जो क्लाइंट है हमारा या जो पर्सन है सीकिंग थेरेपी, तो वो अलग अलग स्टेज पर हो सकता है। प्री कॉन्टेम्पलेशन यानी कि अभी वो अवेयर ही नहीं है कि रियल प्रॉब्लम क्या है, बस प्रॉब्लम कुछ हो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। तो कुछ लोग प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज पे हो सकते हैं, कुछ लोग कॉन्टेम्पलेशन स्टेज पे हो सकते हैं, यानी कि अब वो सोचना शुरू कर चुके हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और उन्हें वो प्रॉब्लम समझ में आने लगी है, सिचुएशन नजर आने लगी है, और वो अवेयर हैं, और वो ये भी जानते हैं कि उनको किस तरह का चेंज चाहिए। फिर नेक्स्ट लेवल आता है प्रिपरेशन। सम पीपल फील मोर प्रिपेयर्ड एज कम्पेयर टू अदर पीपल, और कि वो कितना चेंज अपने अंदर ला सकते हैं। तो प्रिपरेशन भी, कुछ लोगों को प्रिपरेशन की जरूरत होती है, तो हो सकता है हमको प्रॉब्लम समझ में आ गई लेकिन प्रिपेयर नहीं हो पा रहे मेंटली वो, तो प्रिपरेशन करना होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो प्रिपेयर हो चुके हैं लेकिन अब उनको एक्शन करने में वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, या वो लगातार एंथुजियास्टिक नहीं हो पा रहे हैं, या हैबिट चेंज नहीं हो पा रही है, उनको वहां पर थोड़ा सा एक मोटिवेशन की या सपोर्ट की जरूरत है। और कुछ लोग हैं कि मोटिवेशन भी हो गया, थोड़े दिन के लिए चेंज भी कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म तक वो अपनी हैबिट को परसिस्ट नहीं कर पा रहे, या जो चेंज लाए थे वो लगातार उस लेवल पर मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो हर क्लाइंट या हर पर्सन सीकिंग थेरेपी विल बी एट अ डिफरेंट लेवल, इसीलिए बिहेवियर चेंज अलग अलग लेवल पर होता है। और हम वी एज थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से लेवल पर हमारा क्लाइंट आया है और उसका क्या इफेक्ट उसके ऊपर होने वाला है, हमारी थेरेपी का उस पर कौन सा इफेक्ट होने वाला है। सो ये वाला जो था, ये बात कर रही हूँ, ये वाला स्लाइड शो। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मैं थोड़ा सा क्विकली सिर्फ रॉजर्स की थ्योरी डिस्कस करके फिर मैं बंद कर रही हूँ। यू विल हैव टू गिव मी 5 more minutes, आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी फास्ट विद दिस, क्योंकि काफी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट डे डिस्कस कर लिए थे। थेरेपेटिक अलायंस के बारे में अगर आपको याद हो मैंने डिस्कस किया था, मैंने फर्स्ट डे रैपो बिल्डिंग के बारे में बात किया था, एम्पैथी के बारे में, कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात की थी। तो ये भी आप ये सब यहाँ पर रिपीट हो रहा है। Now, जब ये सारी जैसे आपने देखा साइको एनालिसिस में जो हमारा थेरेपिस्ट था, साइकोथेरेपिस्ट था, वो न्यूट्रल स्टैंड पे था। सबको क्या मेरी स्लाइड दिख रही है?
No, ma'am. नहीं दिख रही है. Okay, let me fix it again. There is some problem. Okay, now I can see. Is there? Okay, it will take a little while. Oh, I'm sorry. थोड़ा सा टाइम लग रहता है, थोड़ी देर बाद दिखता है. ऑलराइट, सो नाउ जो साइको एनालिसिस था वहां पर साइकोथेरेपिस्ट जो था वो न्यूट्रल था, यानी कि उसको ज्यादा कुछ कुछ भी नहीं करना था बेसिकली. उसको वो सिर्फ अपने आप में रहता, लाइक उसको सिर्फ जो क्लाइंट है उसको रिलैक्स कराना है, और जो क्लाइंट है वो अपने आप में रहते हुए अपने आप अपने थॉट्स को डिस्क्लोज करता जाएगा, अपनी कहानी सुनाता जाएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को बताता जाएगा. और जो थेरेपिस्ट है वो सिर्फ उसको एंकरेज करेगा अपनी ज्यादा से ज्यादा अपनी कथारसिस करने के लिए, अपनी रिप्रेस्ड फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए. लेकिन वो था नॉन डायरेक्टिव एक प्रोसेस. जबकि जो बिहेवियर थेरेपी आपने देखी उसमें देखा कि जो हमारा थेरेपिस्ट होता है वो बहुत एक्टिव रोल में होता है. वो ट्रेन भी करता है, वो टीच भी करता है, वो समझाता भी है, और इन ए वे वो एक पार्टनरशिप में रहता है क्लाइंट के साथ. और समटाइम्स डायरेक्टिव थेरेपी भी होती है, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन थेरेपी को दे रहा होता है, खास तौर पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन. नॉट इन सीबीटी, नॉट इन आरबीटी, बट बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जनरली वो एक डायरेक्शंस दे रहा होता है चेंज के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, बिहेवियर को चेंज करने के लिए. ओके, सो यू कैन शेयर द क्लिप अभी जो भी दिख रहा है आपको. ओके, you're not able to see me, right? Okay, I'm trying to figure out what happened. No slide, something happened here. ऑलराइट, लेट अस सी. अगर दिख रहा हो अभी तो मुझे बता दीजिएगा, फोटो खींच दीजिएगा. ऑलराइट, खैर बहुत सारा पढ़ने जैसा तो आप वो पढ़ लीजिएगा बाद में. तो आप क्या हुआ कि एक टाइम पे जो बिहेवियरिस्ट बहुत सारे काम कर रहे थे, तो बहुत से लोगों ने कहा कि ह्यूमंस आर नॉट लाइक एनिमल्स. ह्यूमन आर एनिमल्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, बिकॉज वो अपनी फीलिंग्स को समझ सकते हैं. वो उनकी एक अपनी इंटरनल रियलिटी होती है. एक्सटर्नल रियलिटी को भी वो देखते हैं और इंटरनल रियलिटी होती है. उनकी अपनी एक सोच होती है, अंदर एक उनका अपना खुद का एक मैप होता है, उसके जरिए वो लाइफ में चलते हैं. और कुछ लोगों ने कहा कि ऑल ह्यूमंस स्ट्राइव फॉर देयर ओन बेटरमेंट. जैसे मैस्लो की थ्योरी आपने पहले पढ़ी होगी, तो मैस्लो की थ्योरी में भी उन्होंने कहा कि हमारी नीड्स अगर पूरी होती रहे तो हर व्यक्ति नीड्स को पूरा करना चाहता है, और अगर वो होती रहे तो एक नीड है स्ट्राइविंग फॉर द बेटरमेंट. हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सके, और बेटर फिजिकली और मेंटली वो रहना चाहता है. तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू साइकोलॉजी एंड साइकोथेरेपी कहलाते हैं, जहां पर हम ह्यूमन को ह्यूमन थिंकिंग के अनुसार या उसकी ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर के अकॉर्डिंगली लेते हैं. यानी कि हम उसको सिर्फ एनिमल की तरह ट्रीट नहीं करते कि उसको सिर्फ उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, बल्कि उसको अलाउ करते हैं कि वो ग्रो कर सके, वो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सके, जो कि मैस्लो ने कहा था. वैसे ही रॉजर्स ने कहा था कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ सेल्फ, अ परसेप्शन ऑफ सेल्फ. तो उन्होंने कहा था कि देयर इज अ परसेप्शन ऑफ आइडियल सेल्फ. हमें सबको पता होता है कि हमारे अंदर एक आइडियल पर्सन है, और हमारे अंदर एक रियल पर्सन है. जो परसीव्ड सेल्फ है, यानी कि जो मैं एक्चुअली हूँ या जो मैं अपने आप को सोचता हूँ वो, और एक हमारे मन में एक आदर्श होता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए. तो एक मैं हूँ और एक मुझे होना चाहिए.
किसी को स्लाइड नहीं दिख रही है? ओके, अगेन आई एम ट्राइंग, लेट्स सी इस बार वर्क करे तो। ऑलराइट, सो हर व्यक्ति होना चाहता है, कुछ आदर्श उसके मन में होता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, मुझे इतनी उपलब्धि चाहिए अपनी लाइफ में। सो दैट काइंड ऑफ परसेप्शन जो होता है वो हमारे मन में होता है। ओके, नाउ यू कैन सी द स्लाइड, देयर आर फ्यू स्लाइड्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट यहाँ पर, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर रॉजर्स जो है, रॉजर ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का इजाद किया। उस वक्त क्लाइंट सेंटर्ड कहते थे, अब पर्सन सेंटर्ड कहते हैं, क्योंकि क्लाइंट भी बहुत बिजनेस जैसा लगता है, तो वी टॉक अबाउट पर्सन सेंटर्ड अप्रोच टू थेरेपी एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय रॉजर। तो रॉजर ने कहा कि जब हमें मालूम है कि दूसरा पर्सन अपने आप में एक कंप्लीट पर्सन है, हर इंसान अपने आप में एक मुकम्मल इंसान है, कंप्लीट है, वो उसमें कुछ इनकम्प्लीट नहीं है। सो व्हाई डू वी थिंक, why can't we regard a person as a complete person? Why do we call them patients, or why do we want them to be directed as animals? Let us respect them as they are. तो उन्होंने कहा कि हर पर्सन अपनी लाइफ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना चाहता है, विकास करना चाहता है, और अगर एज अ थेरेपिस्ट वी गिव देम द रेस्पेक्ट दैट दे डिजर्व एंड इफ वी आर ऑनेस्ट एंड जेन्युइन, उन्होंने कुछ वर्ड्स का यूज किया था, ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस, एम्पैथी, एंड एक और वर्ड उन्होंने यूज किया था कॉन्ग्रुएंस, एंड देन देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो एम्पैथी आप लोग खूब अच्छे से समझते हैं। ऑथेंटिक का मतलब थेरेपिस्ट जो है वो खुद भी कोई नकली बिहेवियर ना करे, यानी कि वो जैसा है एक जेन्युइन तरीके से नॉर्मली बिहेव करे, एक रोल एक्ट ना करे, यानी कि एक थेरेपिस्ट के रोल में या गेटअप में ना रहे, एक नॉर्मली एक्ट करे, ताकि जो दूसरा पर्सन है वो भी नॉर्मली एक्ट करने के लिए एक जेन्युइनली फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए अपनी फीलिंग्स को। और उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हर पर्सन को चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में इसीलिए उसकी पर्सनालिटी ठीक से डेवलप नहीं हो पाती जब उसको कंडीशनल रिगार्ड मिलता है, यानी कि उसको जो रिस्पेक्ट है अगर वो कंडीशंस पे मिलता है, या जो उसको लव एंड केयर है अगर वो कंडीशंस के आधार पे मिलती है, या उसके तो अगर कंडीशंस रख के या क्लॉजेस रख के दी जाती हैं, तो वो व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो अगर एज अ थेरेपिस्ट हम उसको अनकंडीशनल रिगार्ड दें, यानी कि वी एक्सेप्ट देम एज दे आर, वी टेक देम जेन्युइनली, एंड वी डू नॉट pretend to be nice, but we genuinely accept our client as they are, and we show empathy in a genuine way, in an authentic way, then the clients will be able to discuss things with us in better way, and then they will be more motivated to talk to us, and they will be also be more motivated to take care of themselves better. Okay, so this was about Rogerian client centered therapy or person centered therapy. अब जब हम कल बात करेंगे तो we will talk about family therapy, we'll talk about integrational therapies, and we will also talk about different therapies for different age groups and specific situations. So everybody with me till here, सब लोग अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी स्लाइड शेयर बंद कर रही हूँ। अंगूठे दिखा दीजिए, स्माइली फेस दिखा दीजिए इफ यू वांट टू स्माइल एट मी, एंड alright, so there are some 7-8 people here. Thank you so much. All right, I hope you are enjoying the session.